एफबीआर के लोग घबराते क्यों हैं? हमारी जो ओन मोशंस हैं, हमारी जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं, जो कि स्टैट्यूट में हमारा राइट है, एफबीआर के ऑफिसर्स क्यों घबराते हैं इससे? इनिशिएटिव वो इसलिए लेते हैं ताकि किसी की ज़ात के ऊपर कोई किसी किस्म का ये धब्बा ना लग जाए कि जी इसने आगे कोशिश नहीं की। फेडरल टैक्स अमेंडमेंट के पास आने के बाद इसका जो सिनेरियो वो इंटायरली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिलीफ बहुत क्विक है। उसमें 45 डेज़ का है, आपकी एप्लीकेशन आती है तो उसको उसने डिसाइड होना है। एफटीओ अपने तौर पे ओन मोशन पे भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो उन्होंने सो मोटो उनको टेकअप किया है, ना सिर्फ उनको टेकअप किया है बल्कि उनको डिसाइड भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एफटीओ टीवी। हमारी कोशिश ये होती है कि लीगल फ्रेटर्निटी से अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाएं और उनसे जानें कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का रोल वो किस तरह से देख रहे हैं। और आज मेरे साथ लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े सीनियर अटर्नी जनाब अशरफ कमर साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुख्तलिफ औकात में फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के फैसले आते रहते हैं और उन फैसलों पे बाज़ औक़ात एफबीआर रिप्रेजेंटेशन में प्रेसिडेंट के पास भी चला जाता है और ज़्यादातर फैसले जिसकी तादाद अगर हम देखें और परसेंटेज में देखें, दैट इज़ अबव 95%, दोज़ आर अपहेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपका लीगल फ्रेटर्निटी से होते हुए फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दीजिए अपने एफटीओ चैनल में। तो इसमें लीगली ये है कि एफटीओ जो है उसका जो बड़ी ब्रॉडनिंग है उनके जो लॉ में उनके पास नेचुरल जस्टिस मौजूद है। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स के अंदर या उनकी वो जो लिखा हुआ है फेडरल टैक्स अमेंडमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उससे भी बियॉन्ड उनके पास पार्स हैं। अच्छा, वो कैसे, ये इधर एक्सप्लेन करें, बिकॉज हमारा ख्याल ये है कि हमारी पार्स बड़ी लिमिटेड सी हैं। मेल एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं जो एफबीआर के इदारों के अंदर है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि फैसले ठीक नहीं हो रहे, डिलेड जस्टिस है, लोगों को तंग किया जाता है। इससे बाहर हम नहीं जा सकते। आपका ख्याल है कि हमारी बहुत ब्रॉडनिंग किस्म की जुरिस्डिक्शन है, ये मुझे ज़रा बताएं आप। जी, इस सिलसिले में मेरी अर्ज़ ये है कि किसी भी सो मोटो जो है वो एफटीओ ले सकता है, किसी भी मैटर में जा सकता है। ओन मोशन से ओन मोशन, हाँ, किसी भी ओन मोशन वो ले सकते हैं, किसी और अदारे से इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी जगह से अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है तो वो इन्फॉर्मेशन भी वो उस डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। और प्राइवेट और जो दूसरी कंपनीज हैं इवन उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। अच्छा, उनको उनसे हेल्प ली जा सकती है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आम लोगों के जहन में परसेप्शन ये है कि कंप्लेंट जो है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम अ कंप्लेनेंट, अग्रीव्ड पर्सन जो है। तो आपका ख्याल ये है कि ज़रूरी नहीं कि कोई अग्रीव्ड पर्सन जो है उसकी कंप्लेंट ही हो, एफटीओ अपने तौर पे ओन मोशन पे भी इनिशिएटिव ले सकते हैं? सर, इसमें जो एफटीओ है उसने बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने सो मोटो उनको टेकअप किया है। ठीक है। और टेकअप किया है, ना सिर्फ उनको टेकअप किया है बल्कि उनको डिसाइड भी किया है, और डिसाइड किया है इन द फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट या जनरल पब्लिक, आप उसको कह लें। वो जनरल पब्लिक के उससे रिलीफ का उसमें उन्होंने एस्पेक्ट निकाला है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जहाँ कहीं भी हम ओन मोशन पे जाते हैं या फॉर दैट मैटर इंस्पेक्शन टीम जो है वो फार्मुलेट की जाती है, एफबीआर के अंदर क्यों ये इंप्रेशन आता है कि उसका मकसद ये है कि हम एफबीआर के सिस्टम में नकाइस ही निकालेंगे? अगर अखबारात में या टीवी पे एफबीआर के बारे में कुछ कहा गया है और हमारी इंस्पेक्शन टीम ने या हमारे ओन मोशन पे हमने नोटिस लेके उसको इंस्पेक्ट किया, उसके अंदर एक इंक्वायरी कंडक्ट की, उसका मकसद ये भी तो हो सकता है कि जो एफबीआर पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो उनके बारे में बातें की जा रही हैं, हम उस इंक्वायरी से हम उनको खारिज करें कि आप जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक नहीं है। इसकी एक पॉजिटिव साइड भी तो मौजूद है। नहीं सर, इसमें अगर कोई इंक्वायरी हेल्ड की जाती है तो वो विदाउट शोकाज नोटिस नहीं होती। ठीक है। वो तो पहले उसको शोकाज नोटिस देंगे, उसका रिप्लाई आएगा, उसके बाद वो मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा।
यानी ये नहीं है कि वो 100 मोटर लिया और साथ में एफटीओ ने उसका डिसीजन दे दिया। प्रॉपर उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग करने के बाद लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोसीजर है, एसआरओ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, उन सब की रोशनी में एफबीआर के लोग घबराते क्यों हैं फिर? हमारी जो ओन मोशंस हैं, हमारी जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं, जो कि स्टैट्यूट में हमारा राइट है, एफबीआर के ऑफिसर्स क्यों घबराते हैं इससे? नहीं सर, इसमें घबराने वाली उनकी बात नहीं होती। वो हर बंदा ये चाहता है कि कोई भी मैटर जो भी है उसका एलिगेशन मेरी ज़ात पर ना आ जाए कि ये महकमे के ख़िलाफ़ फैसला आया था तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं की, हमने इसकी जो अपील है वो प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं की, या उसका रिव्यू क्यों नहीं किया। तो वो इससे बचने के लिए कि कोई ये ना कह दे कि जी ये पता नहीं क्यों ये हमने कोई जो डेलिबरेटली ये चीज़ छोड़ दी है। अच्छा, मुझे ये तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका यही एक इनिशिएटिव वो इसलिए लेते हैं ताकि किसी की ज़ात के ऊपर कोई किसी किस्म का ये दबा ना लग जाए कि जी इसने आगे कोशिश नहीं की। वो दबाव साफ भी तो हो सकता है ना, जो अखबारों में धब्बे लग रहे हैं, जो मीडिया में धब्बे लग रहे हैं। अगर ऐसी कोई इनिशिएटिव है जहां पे जिस तरह आपने कहा कि देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, आपको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, आप आएँ बात करें, और वो जो बात एलिगेशंस आप पे हैं जो अलेज किए जा रहे हैं वो साफ भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट के जो फैसले हैं, जिसपे ख़ास तौर पे सुजुकी कार का फैसला बड़ा ज़बरदस्त था कि जहाँ पे जिन लोगों से इन एडवांस आपने 100% पेमेंट ली हुई थी और 17% के हिसाब से आपने सेल टैक्स और 2.5% के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी ली हुई थी, राइट। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने वो 17 से वो 12.5% पे सेल टैक्स आ गया और फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने ख़त्म कर दी। एंड यू आर नॉट सपोज टू चार्ज, बट सुजुकी पीपल दे वर एडमेंट कि जी ये तो अब चला गया, ये वापस नहीं आएगा। फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट ने हज़ार लोगों को ये रिलीफ दी है। हाउ डू यू सी दिस जजमेंट? सर, इसमें एक तो आप कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है उनको आप देखें। कोर्ट में हमेशा जिसमें जनरल पब्लिक का कोई रिलीफ मिलती है उसका हमेशा उसका प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अच्छा। और जिसमें उसका राइट जो है वो जनरल पब्लिक का डैमेज होता है उसमें रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये तो बड़ा ही एक क्लियर सी बात थी। तो जो फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट का ये डिसीजन है ये तो बिल्कुल राइटली उन्होंने लिया है। अब ये रह गया कि सुजुकी मोटर वालों ने चूँकि पैसे काट लिए हुए थे वो 17% के हिसाब से, अब हो गया वो 12.5। तो अब ये पैसे सुजुकी मोटर ने उनको वापस नहीं करने। जिन्होंने गाड़ियाँ बुक करवाई हैं वो सुजुकी मोटर उनको वो पेमेंट देने का पाबंद नहीं है, क्योंकि उसने तो वो पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवा दिए। अब जो पैसे हैं उसका रिफंड वो क्लेम करेंगे एफबीआर से। ठीक है, हाँ। तो ये उनका फैसला बिल्कुल ठीक था, जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है और फ्यूचर में और लोगों को भी ये एक इनिशिएटिव मिला है कि हम भी अगर इसी फैसले को बुनियाद बना के तो अगर फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट के पास आते हैं तो हमारे लिए तो उसमें रिलीफ लेना बहुत आसान है। ठीक है, मैं ये इसको फिर समझना चाह रहा हूँ कि जब आप एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और आपने गवर्नमेंट को ड्यूटी उस वक्त देनी है जब आपने प्रोडक्ट किसी को देनी है। मैं ये समझने इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि ये फैसला हुआ, आवाम को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। जिस दिन मैंने गाड़ी डिलीवर करनी है आपको, बेशक मैंने 6 महीने पहले आपसे एडवांस पेमेंट ली हुई है, दैट इज़ द डे आई एम गोइंग टू पे सेल टैक्स टू द गवर्नमेंट। जिस दिन आपने गाड़ी डिलीवर करनी थी उस दिन वो 12.5% हो गया, तो सुजुकी ने शायद एफबीआर को पे ही 12.5% किया हो। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप उस वक्त भी 17% के हिसाब से आपने पे किया हो। ये मुझे लगता है जी कि वो 17% के हिसाब से वो पे कर चुके थे। अच्छा, तो वो पे कर चुके थे। एफबीआर से ये रिफंड जो है ये सारा रिफंड जो है वो सुजुकी मोटर के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके जितने पैसे उनके पास आते हैं एफबीआर से उसके लिए तो होता है कि वो पैसे आए, और जो सेल टैक्स का है वो सेल टैक्स का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसकी 15 तारीख तक उन्होंने पेमेंट जो है उसकी गवर्नमेंट अकाउंट में कर देनी होती है। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे सेल टैक्स की तो वो पेमेंट उसको गवर्नमेंट को कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट का एक और फैसला बड़ा ज़बरदस्त आया कि जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे उनके बारे में ज्यूम ये किया जाता था कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये इनकी जो रिम्यूनरेशन है ये रेगुलर नहीं।
फेडरल टैक्स अम्बर्समैन ने ये कहा कि ये जो उचरती जो मुलाजमीन हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, आप इनसे जो टैक्स डिडक्ट करते हैं इसका तनासब वही होना चाहिए जो एक सैलरीड पर्सन का है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? सर, ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है फेडरल टैक्स अम्बर्समैन की, जिससे लाखों बंदों को फ़ायदा होगा। इसलिए कि पहले जो डेली वेजेस वाला है उसको तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई समझ के उसके ऊपर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो सारी शर्तें थी वो उस हिसाब से वो ले लेते थे, टैक्स ले लेते थे। या एक 153(1)(b) का है, 153(1)(c) है, तो इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट के जो स्लैब थे वो उसके हिसाब से उसे चार्ज करते थे। लेकिन जब ये फेडरल टैक्स अम्बर्समैन ने जो डेली वेजेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉई है, जो इसी तरह से कोई और किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो उसकी सर्विसेज रेंडर करता है, उन सब को उन्होंने एक जगह पे क्लब करके उसके लिए रेट उन्होंने सैलरीड का रख दिया। ठीक है। अब सैलरी पर्सन की जो बेसिक एग्जम्पशन है वो है 6 लाख रुपया। अब जो मोस्टली एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे फेडरल टैक्स अम्बर्समैन में भी कॉन्ट्रैक्ट पे मोस्टली एम्प्लॉइज़ हैं, बल्कि सारे एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं इनके भी सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, तो इनडायरेक्ट यानी फेडरल टैक्स अम्बर्समैन के एम्प्लॉइज़ के अलावा ओवरऑल लाखों बंदों को इससे रिलीफ मिला है। ये सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो सैलरी को डील करता है, उससे सब लोगों को उस कैटेगरी में वो ले आए हैं। ठीक है। अब उस कैटेगरी में आने के बाद वो जो उनके अगर वो 3 लाख भी लेता था तो उसके ऊपर भी टैक्स कटता था। अब अगर किसी की सैलरी 6 लाख से कम होगी, यानी एनुअली अगर सैलरी 6 लाख से कम होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। और अगर वो 6 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसमें से बेसिक एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती 6 लाख की वो माइनस हो जाएगी, और रिमेनिंग के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, जैसे 5% है, 7.5% है, 10%। अच्छा अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि हमारा फेडरल टैक्स अम्बर्समैन ऑर्डिनेंस जो है उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोविज़न है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ लीगल फ्रेटर्निटी का उसके बारे में क्या ख्याल है कि हमारा ये है कि हम इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कैरी आउट करवा सकते हैं। हमारा एक सेक्शन 33 है जो हमें ये प्रोविज़न देता है। वकला की हमारी ख्वाहिश तो ये होती है ना, लिटिगेशन शुरू हो, ज़रा लंबा प्रोसेस चले, हमारी ज़रा जेबें शेबें भारी हों, लेकिन दिस इज़ वेरी प्रॉम्प्ट कि आज मेरे पास कोई केस आया तो शायद अगले 2 घंटे में उसका फैसला आ जाए। आप वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ज कोई नहीं कि अगर मेरे क्लाइंट को फॉरेन रिलीफ मिल रहा है, और डू यू थिंक कि ये वो चीज़ है जो कि आप लोगों को भी इन्वोक करनी चाहिए? जो आपके लोग हैं हमारे पास जब कोई कंप्लेंट लेके आए तो कहें कि सर इसे सेक्शन 33 के तहत ट्राई करके देखें, देयर कैन बी अ वेरी क्विक रिलीफ टू द अग्रीव्ड पर्सन। राइट। इसमें सर एक तो ADCR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक तो बना हुआ है, हमारे एक सेक्शन है जिसमें ये इसको डिस्प्यूट को जो है वो एक कमेटी उसको रिजॉल्व करती है। अच्छा, नहीं सर, वो देखें ना जी, वो अब किसी को ये 33 सेक्शन का ये पता ही नहीं है कि फेडरल टैक्स अम्बर्समैन ऑर्डिनेंस 2000 का जो है कि उसके अंदर ये एक सेक्शन 33 मौजूद है जिससे ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इक्वली ये इसके पास पार्स हैं और वो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और वहाँ तो वो कमेटी बैठती है, वो चीफ कमिश्नर उसको हेड करता है, फिर कमिश्नर आ जाता है, फिर उसमें एडिशनल कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, इस तरह से करके वो एक 4 बंदों की कमेटी है। फिर वो टैक्स पेयर जो है वो भी डरा जाता है कि मैं जाऊँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, ये तो मानेंगे नहीं। मैं कहूँगा कि नहीं जी ये लाख रुपया मैं देता हूँ, तो वो कहेंगे नहीं जी आप 10 लाख देंगे तो ये आपका डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व होगा, अदरवाइज़ हम इसको इंटरटेन नहीं करते। लेकिन फेडरल टैक्स अम्बर्समैन के पास आने के बाद इसका जो सिनेरियो वो इंटायरली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिलीफ बहुत क्विक है। उसमें 45 डेज़ का है, आपकी एप्लीकेशन आती है तो उसको उसने डिसाइड होना है। हमारे यहाँ पे हमारे जो ये हम इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, चंद केसेस ऐसे हैं जिसमें शाहकाम इंडस्ट्री का है, ट्रैक्टर केसेस थे, फिर इसी तरह टेलीनॉर का है, जो कि घंटों में फेडरल टैक्स अम्बर्समैन ने मीडिएट करवा के उसका हल दिया। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पे हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को भी शायद जब वो केस हमारे पास लेके आए
तो थोड़ा सा इस एरिया को टच करना चाहिए कि दिस वन एरिया जिसे आप इन्वोक करें तो शायद क्लाइंट को बेहतर रिलीफ मिल सके। हाँ सर, मैं इस सिलसिले में जितनी अपनी मेरी वकला बरादरी है, मैं उन सब से ये अपील करूँगा कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए हमें कोई जो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ जितने केस हम वहाँ बना के ADCR में लेके जाते हैं, उससे पहले यहाँ अगर लेके आते हैं तो एक तो हमारे क्लाइंट को फ़ायदा होगा, नंबर 2 जो नंबर ऑफ़ केसेस जो बेशुमार वहाँ जो लोग जाते नहीं हैं। अब अगर देखें आपको तो ADCR का जो लॉ है वो फेल हो गया है। किसी जगह पे कोई ऐसे चंद एप्लीकेशनें उनके पास गई हैं, जो लोग इसको डिस्प्यूट को अपने को अल्टरनेटिव हम FBR की बात जी, मैं FBR की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 33 में तो इस किस्म का कोई इशू कोई नहीं है, वो तो नायत सादा है। इधर आप लेके आएंगे, साथ में वो महकमे को वो कॉल कर लेंगे, उससे वो रिप्लाई मांग लेंगे, वो जो उसका होगा उसके बाद उसकी डिसीजन क्या हो जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब कोई एग्रीव पर्सन आपके पास आता है तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आप उन्हीं के अपने प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, पैरेलल हमारे यहाँ पे भी है। क्या प्रेफर्ड वे क्या होता है? आते हैं आप एडवाइस करते हैं कि फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट की तरफ आएँ? जी सर, मैं पिछले दिनों मैंने वो केस इधर फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट में किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो सारा मेरे ग्रीवेंसेस भी रिड्रेस हो गए। जो उसका रिफ़ंड उसको नहीं मिलना था, कभी नहीं मिलना था उसको, वो रिफ़ंड के ऑर्डर भी हो गए। और मेरी जो अभी मेरी एप्लीकेशन जो है वो अभी वो इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। उससे पहले उन्होंने वो सेंट्रल जो उनका रिफ़ंड का डाटा है उसमें उनका वाउचर चला गया हुआ है, उनकी वो एप्लीकेशन चली गई है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 8 नहीं तो 10 दिनों के बाद वो रिफ़ंड मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ ना आता तो वो जो पैसा मेरे एक टैक्स पेयर का 14 लाख रुपया था, जो उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेडेंसी ऑफ अपील उसके बैंक अकाउंट से निकाला था, वो कभी वापस नहीं होना था। और ये हमारे बैंक में का एक बहुत ही, आप समझ लें कि ये सेटबैक है कि वो जो रिफ़ंड लेना वो एक किस्म का जुएशीर लाना है। बहुत शुक्रिया अशरफ कमर साहब। हमारी भी कोशिश ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एडजुडिकेट करें, हम उस पर ऑर्डर्स दें और फिर उस पर नतीजा निकले। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आ गई है और उस कंप्लेंट के प्रोसेस में अगर FBR के ऑफिसर रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, अब वहाँ पे तो इंसाफ मिलना है, तो बेहतर है इंसाफ डिलीवर कर दिया जाए। तो एट टाइम जिस तरह अभी अशरफ साहब बता रहे थे कि उस प्रोसेस में ही अगर रिलीफ मिल जाता है, तो मैं ये समझता हूँ ये आवाम की जीत है और फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट का एक इम्पैक्ट है। ये वो इम्पैक्ट है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं और हम एफर्ट करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश अंडर द लीडरशिप ऑफ फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट डॉक्टर आसिफ महमूद जा है कि हम आवाम को इंश्योर करें कि जितना जल्दी हो सके वो इंसाफ दिलवा सकें। और बाज़ का वो इंसाफ हमारे प्रोसेस में आए हुए फ़ौरन मिल जाता है, रियलाइजिंग ऑन द अदर हैंड कि ये तो इंसाफ होना है, हम ही क्यों ना दे दें। थैंक यू।